शुभम धाकर ने पूछा है, सर कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट पे आपका क्या व्यू है? सबसे पहले कायरोप्रैक्टर बनना आसान काम नहीं होता। 4-5 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है और उनकी उतनी ही ऑलमोस्ट अंडरस्टैंडिंग होती है स्पाइनल इंजरीज़ का, जितना स्पाइनल सर्जन्स की होती है। दैट बीइंग सेड, कायरोप्रैक्टर का एडजस्टमेंट्स जो होते हैं, कायरोप्रैक्टर का जो ट्रीटमेंट होता है, वो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट नहीं होता और कायरोप्रैक्टर्स खुद ये मानते हैं। अगर आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी का डिग्री करोगे और प्रॉपर तरीके से फिजियोथेरेपी पढ़ोगे, तो उसमें कायरोप्रैक्टर एक टूल है जो आप यूज़ करते हो स्पाइनल हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन वो सिर्फ़ एक चीज़ है। एट द एंड ऑफ द डे कोई भी डिसफंक्शन हमारे बॉडी में इसलिए होता है क्योंकि एक मसल ज़्यादा टाइट है और या कोई मसल ज़्यादा वीक है। और जब हमारे पास टाइट मसल्स और वीक मसल्स के बीच में इम्बैलेंस आ जाती है, इससे हमारे बॉडी में डिस्फंक्शन क्रिएट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी लोग जिनको लोअर बैक पेन होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि ग्लूट्स वीक है और हिप फ्लेक्सर्स टाइट है। तो इससे हमारा पेल्विक गर्डल आगे झुक जाती है, जिससे एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है और लोअर बैक में पेन आता है, सciatic पेन भी होती है। तो कायरोप्रैक्टर का लॉजिक ये होता है कि मैं उस पोजीशन को ठीक कर सकता हूँ मैन्युअली एडजस्ट करके। तो अगर मेरा पेल्विक गर्डल आगे की तरफ झुका हुआ है, उसको पीछे करके हम उसका पोजीशन को वापस ला सकते हैं। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि ये एडजस्टमेंट करने से हमारा जो प्रॉब्लम था, जो है ग्लूट ज़्यादा वीक है और हिप फ्लेक्सर ज़्यादा टाइट है, वो कहीं सॉल्व नहीं हुआ। और इसलिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज थेरेपी करना ज़रूरी होता है। तो एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में हम कायरोप्रैक्टर का ट्रीटमेंट सिर्फ लेंगे पेन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन हमारा जो मेन ट्रीटमेंट है वो एक्सरसाइज के थ्रू होती है, फिजियोथेरेपी के थ्रू होती है। और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में भी कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मसाज करते हैं या रिलीज टेक्निक यूज़ करते हैं और उससे थोड़ा बहुत टाइट मसल्स रिलीज हो जाते हैं। लेकिन जो मेन ट्रीटमेंट होगी वो अल्टीमेटली एक्सरसाइज थेरेपी के थ्रू होती है। और अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट आपको मसाज की टेक्निक भी देगा, कायरोप्रैक्टर का एडजस्टमेंट भी देगा और साथ में एक्सरसाइज का टेक्निक सिखाएगा, जिससे आप बार-बार एक्सरसाइज कर करके उस एरिया को स्ट्रेंथन कर सकते हो और प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सकते हो। तो प्रॉब्लम ये आ जाता है कि क्या सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है या नहीं? और एक्चुअली ये ऑब्वियसली कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर सर्जरी को अवॉइड करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर केसेस में अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज थेरेपी करें, कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट्स करें, अगर हम प्रॉपर मसाज एंड रिलीज़ के टेक्निक्स यूज़ करें, तो इवेंचुअली हम मसल डिस्फंक्शन को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगता है और इसमें बार-बार हमको ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। लेकिन 1 या 2 साल के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अराउंड 2017 में मेरे मिड बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और अल्टीमेटली मुझे ये पता चला कि मेरे रोम्बॉइड मसल्स वीक है, मेरे पेक्टोरल ज़्यादा टाइट थे और हिप फ्लेक्सर ज़्यादा टाइट थे और हैमस्ट्रिंग्स वीक थे और इन सब के वजह से मेरे बैक का पोस्चर ठीक नहीं हो रहा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं डेली हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया था। दिन में 3 बार मैं हिप फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच करता था और पेक्स को स्ट्रेच करता था और हफ्ते में 4 बार अपर बैक का वर्कआउट कर रहा था। ये इसको करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 साल लगा, लेकिन तब जाकर पेन गायब हो गया और फिर तब से उसके बाद वापस पेन कभी हुई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरीके से कोई इश्यू को रिज़ॉल्व करने में बहुत मेहनत लगता है और ज़्यादातर लोग उतना मेहनत मेहनत करना नहीं चाहते। तो फिर कायरोप्रैक्टर का एडजस्टमेंट या सर्जरी करना एक शॉर्टकट सॉल्यूशन होता है, जिससे थोड़ा बहुत पेन अभी के लिए कम हो जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म वो प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेगा क्योंकि मान लो कि सर्जरी भी कर लिया और हमने वर्टेब्रे को अपने जगह में डाल दी। इसका प्रॉब्लम ये होता है कि उसका वो वर्टेब्रे जो है वो अपने पोज़ीशन से बाहर क्यों गया था? वो इसलिए गया था क्योंकि कुछ मसल टाइट था, कुछ मसल वीक था। वो मसल को हमने ना स्ट्रेंथन किया, ना हमने उस मसल को स्ट्रेच किया है। तो अगर वो वर्टेब्रे नहीं हटेगा, कोई दूसरा वर्टेब्रे हट जाएगा। इसलिए जो लोग स्पाइनल सर्जरी करते हैं, उनका बहुत फ्रीक्वेंटली 3 या 4 साल के अंदर एक नया प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। क्योंकि जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी, वो कभी सॉल्व हुआ ही नहीं। हमने सिर्फ सर्जरी किया, हमने डिसफंक्शन सॉल्व नहीं किया। इनफैक्ट अगर मैं कोई भी इंसान का आज एमआरआई करूँगा, जो बोलता है कि मुझे बैक में कोई पेन नहीं है, मैं गारंटीड ये होता है कि एमआरआई स्कैन में कुछ ना कुछ गलत दिखेगा। कोई डिस्क बल्ज होगी, कोई फ्रैक्चर होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होता ही होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनका बॉडी फंक्शन नहीं कर पाता या उनका बॉडी में डिसफंक्शन है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पेन का जो सेंसेशन होती है और हमारा मूवमेंट का जो कंट्रोल होता है, वो काफ़ी हद तक हमारे नर्वस सिस्टम और मसल कंट्रोल पे डिपेंड करता है। और अगर हमारा नर्वस सिस्टम और मसल कंट्रोल हेल्थी है, तो फिर पुअर स्ट्रक्चर्स होने के बावजूद भी हम प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकते हैं और सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उल्टा भी होता है कि काफ़ी लोग बहुत बैक पेन की कंप्लेंट करते हैं, लेकिन जब एमआरआई कराते हैं या एक्स-रे कराते हैं, कोई भी चीज़ गलत नहीं दिखता। और उसका भी रीज़न यही होता है कि वो मस्कुलर प्रॉब्लम है, जिसको हम एमआरआई से चेक कर नहीं सकते। इसलिए एक अच्छे बैक रिहैबिलिटेशन प्लान में कायरोप्रैक्टर,
फिजियोथेरेपिस्ट, एक्सरसाइज थेरेपिस्ट और सर्जन का कंसल्टेशन होना, चारों लोग का कंसल्टेशन होना ज़रूरी होता है। अगर आप मसल इम्बैलेंसेस के बारे में ज़्यादा सीखना चाहते हो, तो हमारे ऐप पे नया कोर्स आई है, करेक्टिव एक्सरसाइज फॉर जिम ट्रेनिंग। इसमें आप सीखोगे कि कैसे क्लाइंट्स के पोस्चर को देखकर, क्लाइंट्स की एक्सरसाइज टेक्निक को देखकर हम समझ सकते हैं कि कौन से मसल्स टाइट है, कौन से मसल्स वीक है, और फिर उस हिसाब से आप अलग-अलग पेन्स जैसे नी पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन को ट्रीट कर सकते हो। तो ये मतलब काफ़ी लंबा-चौड़ा आंसर था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये मतलब इसके बारे में कन्फ्यूजन भी बहुत होती है, इसलिए मैं चाहता था कि इसको मैं प्रॉपर्ली क्लियर कर दूँ।